10,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड का अल्टरनेटिव है या सच में एक बेटर ऑप्शन है? तो आज जानेंगे इसकी सारी सच्चाई, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, रिफाइनमेंट कैसी है, कितना खर्चा आता है सर्विस वगैरह में, और ओनर का जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सब कैसा रहा, वो सारा डिटेल में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है हमारे पास होंडा की CB350। इस बाइक के 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और इसके ओनर मेरे साथ हैं संदीप भाई। तो भाई ने 10,000 किलोमीटर बाइक चला दी है, तो इनका ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा पिछले 10,000 किलोमीटर में इस बाइक के साथ, वो सारा आज जानेंगे। जितनी बार टूर पे गए हम दोनों साथ में गए इस बाइक को लेके, तो बीच बीच में जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं भी अपने इनपुट ऐड करता रहूँगा। बाकी हम बात करते हैं आज भाई से। संदीप भाई, 350 सीसी में बुलेट भी है, मीटियोर भी है सेम सेगमेंट में, तो आपने होंडा वाली 350 ही कैसे चूज़ करी? बुलेट भाई देखो, एक तो आम हो चुकी है, हर गली हर जगह पे आपको दिखेगी। ये तो है। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और इसकी सीट कंफर्ट है बिल्कुल। दोनों मैंने चला के देखी, बस मेरे हिसाब से मेरे को ये अच्छी लगी, बेटर लगी, बहुत अच्छी है ये। अच्छा भाई, आप बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई आपने 10,000 किलोमीटर चलाई है पहाड़ों में, ट्रैफिक में और सिटी में, हाईवे पे सब जगह चलाया है। तो इंजन में क्या अभी तक इसकी कोई प्रॉब्लम आई है? कोई किसी तरह की आवाज़ें आने लगी हूँ बाद में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आने लगी। बहुत बढ़िया इंजन है इसका और स्मूथनेस काफ़ी, क्योंकि मैंने और भी बाइकें चलाई है जिसमें ना क्या है, एक आवाज़ आती है वाइब्रेट टाइप से की, जो एक वाइब्रेशन, हाँ सिर दर्द टाइप से का वो इश्यू हो जाता है, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा। बाकी इसको चलाने में ऐसी कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया इंजन है इसका। स्मूथनेस बिल्कुल बहुत प्यारा, रिलायबल, रिफाइंड है मतलब इंजन। हाँ बिल्कुल। आपने जैसे इसको हाईवे पे भी चलाया, टूर पे, जब लॉन्ग टूर पे गए हैं कंटिन्यूसली, इसको 1-2 घंटा जब हम राइड कर रहे हैं हाईवे पे हाई स्पीड पे 80-90 या 100 के आसपास, तो उस टाइम पे ये इंजन कैसा फील होता है? उस टाइम वाइब्रेशन होती है या उस टाइम भी बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, रिलैक्स रखता है? नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं होती उस टाइम पे भी, बिल्कुल अच्छा लगता है, स्मूथनेस। कंटिन्यू मैंने इसको 100-150 किलोमीटर चलाया था, कोई ऐसी आवाज़ नहीं, बिल्कुल स्मूथनेस बढ़िया, कंफर्ट अच्छा भी लगा मेरे को इसको चलाते हुए बहुत। जैसे कुछ बाइकों में ऐसा होता है कि वाइब्रेशन वैसे तो नहीं होती, लेकिन आप कंटिन्यूसली चला रहे हो तो 100 पे या उस टाइम पे वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं। इसमें क्या बढ़ जाती है उस टाइम पे? 100 चलाई जब मैंने, कोई इसमें कोई बिल्कुल मक्खन की तरह कोई आवाज़ नहीं। हाँ, 100 के पार होने के बाद जैसे 110-120 पे पहुंचा तो हल्की हल्की बस थोड़ी वो वाइब्रेशन, बस। हाँ ये तो है, 120 तक तो वाइब्रेशन आ जाती है। और 120 पे चलाने के लिए ये इंजन वैसे बने भी नहीं है। ये वैसे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो ये क्रूजिंग के लिए है। तो और वैसे भी हमारे इंडियन रोड जितने भी हैं, हाईवेज वगैरह, वो सारे ऐसे हैं कि आप 80 की स्पीड लिमिट होती है और सेफ भी वही है। एक्सप्रेस वेज वगैरह की बात अलग है, उन पे ज़्यादातर पे बाइक्स अलाउड नहीं है। तो 80-90 जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से इसकी जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। 120 तक वाइब्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। भाई अब बात करते हैं मेनली ओवरऑल मोटी परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपने मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है इसकी कितनी टच करी है? मैंने हाईवे पे 120 और 125 के बीच में चलाई है और कोई इशू हुआ नहीं उस टाइम ज़्यादा। मतलब 125 या 120 पे जब आप चला रहे थे तो ये स्टेबल चल रही थी हाई स्पीड पे? हाँ बिल्कुल, ना इसमें कोई ऐसे हैंडलिंग वो होना, वॉबलिंग जो होती है, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल। और कंफर्टेबल जो स्पीड है, अगर किसी को टूर करना है तो क्रूजिंग कंफर्टेबल स्पीड इसकी कितनी है? वो 80 से 100 के बीच में अगर चलाते हैं तो बिल्कुल मक्खन चलती है वो, 80 और 100 के बीच। अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो कंफर्ट कैसा है भाई, अगर आप सिटी में चलाते हैं और हाईवे पे लॉन्ग टूर पे हैं, पूरे दिन राइड करनी है, तो कंफर्ट कैसा है इस बाइक के अंदर? कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है इसका जतिन भाई, कि जैसे भाई मैं आपको बैठ के भी दिखाता हूँ और बैठ के समझा भी पाऊँगा कि जैसे हम बैठते हैं तो जो नी होते हैं ना हमारे घुटने, हाँ जी, तो और बाइकों पे क्या है वो ऐसे नीचे हो जाते हैं। और हाँ, मतलब पोस्चर जो है वो कंफर्टेबल बनता है इसके अंदर। इसका पोस्चर बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल अच्छा वो लगता है कि भाई हाँ, ना इनमें कोई दर्द ना कुछ, बहुत अच्छा है इसका, हाँ, कंफर्टेबल। आप देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास का इसके अंदर
जो पोस्चर है वो बंधा है, जिसमें अगर आप लॉन्ग पूरे दिन अगर राइड कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो आपके जो नी क्रैम्प्स है वो नहीं होंगे और आप कंफर्टेबल बैठे होंगे। सिटी के अंदर जब होते हैं ना, जब ट्रैफिक में होते हैं, बम्पर टू बम्पर, कचम कच रेड लाइट वगैरह होती है, तो उस टाइम बाइक को सिटी में से, ट्रैफिक में से निकालने में, उसमें क्या ये बाइक हैवी फील होती है, चलाने में हल्की है? हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत अच्छी है। कोई वो नहीं कि भाई जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं, या बिल्कुल मतलब स्मूथनेस, इजी है, स्मूथ है? बिल्कुल स्मूथनेस। जैसे भाई और बाइकों में मैंने भारी लगती है नहीं, कोई भारी नहीं, बिल्कुल हल्की, ट्रैफिक में इजीली हो जाती है? बिल्कुल इजीली, बिल्कुल देखो बिल्कुल इजीली मैंने चलाई है, बम्पर टू बम्पर चली भी है काफ़ी। जैसे मैं रजौरी गार्डन जाता हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक है, सबको पता रजौरी गार्डन जाम का एरिया है पूरा, दिल्ली में सब जगह ही है। सबसे ज़्यादा। तो उत्तम नगर एरिया से ही गुजरता हुआ जाता हूँ मैं वापसी नजोगढ़, तो उसमें भी देख सबको पता है उत्तम नगर वाला रोड भी, तो उसमें भी मैं ऐसे कर करके स्मूथनेस करके निकाल लेता हूँ। कोई इसमें वो नहीं कि जबरदस्ती का सौदा है भाई मोड़ना ना, बिल्कुल हैंडलिंग बहुत इजी है इसका, बहुत अच्छा इजी हैंडल है। हाँ। अब कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो इसकी सीट की बात भी कर लेते हैं। तो भाई ये बताओ कि इसकी सीट्स कैसी है, पिलियन वाली भी और राइडर वाली भी? राइडर वाली तो सीट मैंने मिटियोर और बुलेट की भी देखी थी। अच्छा। तो उन दोनों बाइकों के मुकाबले में ये थोड़ी चौड़ी सीट है इसकी, और मेरे को बैठने में भी इसमें अच्छा लगा। बाकी उसमें भी बैठा था तो वो थोड़ी भीड़ी है इसकी सीट के इसके मुकाबले कंपैरेटिवली? बिल्कुल। वैसे तो उनकी भी ठीक ठाक दिखती है, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो पीछे वाली सीट है, पिलियन सीट, वो कैसी है, उसका कंफर्ट कैसा है? पीछे वाली सीट का भी कंफर्ट बहुत अच्छा है, दोनों मिटियोर और बुलेट के मुकाबले काफ़ी अच्छी चौड़ी है ये। और जैसे मैं वाइफ के साथ भी कभी कभार बाहर जाता हूँ आसपास के बाज़ारों में, तो बच्चे और वाइफ दोनों परिवार बढ़िया आ जाता है इसमें, कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्टेबल है कहने का मतलब। ये बात तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि जो पीछे वाली सीट है वो देखो, ये काफ़ी मतलब, ये जो मेरा हाथ है काफ़ी मतलब, ये देखो इसमें काफ़ी स्पेस बच रहा है, तो काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी सीट है, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। अब मैं देखो मैं अच्छा खासा मतलब भारी आदमी हूँ, हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच है, लेकिन वेट मेरा ज़्यादा है और मैं मोटो वाली कैटेगरी में आता हूँ। तो मेरे हिसाब से ना देखो, मैं इसकी सीट पे पूरा आ पा रहा हूँ, जो मेरे हिप्स हैं ये पूरे सीट के ऊपर है, अंदर है, तो मेरा जो वेट है वो पूरा सीट के ऊपर आराम से आ रहा है, और जो एंगल बन रहा है वो भी अच्छा खासा बन रहा है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। और सीट का जो कुशन है वो भी अच्छा है इसका। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल इस बाइक के बारे में, जो कि है माइलेज। क्योंकि भाई 350 सीसी है, तो लोगों का सवाल होता है कि 350 सीसी है, काफ़ी तेल पीती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माइलेज इसकी कैसी है, क्या माइलेज देती है आपको इस सिटी के अंदर? देखो एक बात तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि माइलेज पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं मस्त होके चलाता हूँ बाइक को, बिल्कुल मैंने सिर पे कभी इसकी वो नहीं, सिर दर्द नहीं लिया कि भाई माइलेज क्या है, कैसे चलाऊं, बिल्कुल मैंने रिलैक्स होके चलाया इस बाइक को। आप तो नहीं लेते, लेकिन देखने वाले या फिर जो लेने वाले होते हैं वो जरूर जानना चाहते हैं कि माइलेज का कंसर्न होता है काफी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो सब कुछ वो करके देखा मैंने, तो लास्ट टाइम भी तो 30 या 32 के आसपास दिल्ली सिटी के अंदर आ जाती है माइलेज, 30-32 की माइलेज बिल्कुल सिटी में। बिल्कुल। तो सही है, अगर आप अग्रेसिव चलाते हो उसके बाद अगर आप 30-32 निकाल रहे हो तो बढ़िया है, बिल्कुल। क्योंकि अगर कंफर्टेबली चलाने वाला कोई होगा तो ये 35 तक भी माइलेज दे सकती है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई सिटी की बात। और हाईवे पे जब टूर पे होते हैं तब कितनी माइलेज दे देती है? हाईवे पे लास्ट टाइम जब हम गए थे आपके साथ और 3-4 भाई और थे, हाँ, तो जब अदल बदल के भी सब भाइयों ने चलाई थी तो 40 के आसपास ये माइलेज दे रही थी बाइक हाईवे पे। बिल्कुल जी। हालांकि उस टाइम मैंने बाइक चलाई ज़रूर थी, परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करने के लिए, इंजन वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन माइलेज पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 40 की माइलेज उस टाइम दे रही थी? बिल्कुल दी थी जी। तो दोस्तों 40 की माइलेज दे देती है अगर आप टूर पे हो, ये 40 तक की माइलेज। अगर आप काफ़ी रफ चलाते हो या फिर आप कंटिन्यूसली 100 से ऊपर चलाओगे तो हद मार के 35, इससे नीचे इसकी माइलेज नहीं आएगी हाईवे पे। और सिटी में जैसे ये भाई बता रहे हैं कि इनकी 30 से 32 मिलती है, अगर आप काफ़ी अग्रेसिव चलाते हैं तो आपको 28-30 मिल सकती है। मैं अगर इसको चलाऊंगा, मैं अग्रेसिव चलाऊँ या कैसे भी चलाऊँ, मैं इसकी 35 की माइलेज पे निकाल सकता हूँ। राइडिंग स्टाइल पे और आपका कैसा थ्रॉटल पे आपका हाथ कैसा है उसके हिसाब से, वो उसका तालमेल है, उसके हिसाब से माइलेज आती है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसमें आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल चैनल ABS, आगे और पीछे दोनों ABS हैं, और स्लिप एंड असिस्ट क्लच इसमें मिल जाता है। उसके अलावा जो स्विचेस वगैरह हैं, यहाँ पे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं,
डिस्प्ले को, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं इसके अंदर मिलते हैं। तो आपने संदीप भाई वो पीछे जो बाइक खड़ी है इंटरसेप्टर 650, उसका भी अभी क्लच आपने यूज़ किया, और आपने मेरी जो ग्रिल्ला 450 थी वो भी चलाई थी, और भी आपने कई सारी बाइकें चलाई हैं। तो उनका जो क्लच है और इसका जो क्लच है, क्या डिफरेंस है, क्या फील हुआ आपको? जब मैंने आपकी गुरिल्ला और अभी जब भाई आया घर पे तो इंटरसेप्टर चलाई है, तो इनके क्लच काफ़ी टाइट है, और जो ये है होंडा, इसके देखो बिल्कुल स्मूथनेस है, एक उंगली से भी आप ये देख बहुत सकते हो, soft है। बिल्कुल स्मूथनेस है, सॉफ्ट है बिल्कुल काफ़ी। हाँ, बाकी इसमें ये है जैसे ट्रैफिक में मैं चला रहा हूँ सिटी के अंदर, तो इसमें उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा। बाकी ये गुरिल्ला जब हमने चलाई थी, गए थे हिमाचल, तो काफ़ी मैंने आपको बोला भी था कि जतिन भाई बाइक बदल लो, ये तो काफ़ी टाइट है इसके, तो हाँ ये तो है, उसका क्लच थोड़ा हार्ड है। तो जैसे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, तो आपको कभी लगा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल का कुछ बेनिफिट है, कभी फील हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है कि जैसे बरसात वगैरह में क्या है कि टायर रगड़ नहीं मारता, बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल का है, फील सेफ्टी हुआ थोड़ी है। हुई हाँ है। सेफ्टी है इसमें थोड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल पे। अब बात करते हैं सर्विस और मेंटेनेंस का, कॉस्ट कितना आता है, कितना खर्चा आता है इस बाइक को मेंटेन करने में उसकी। तो संदीप भाई, इसका सर्विस का ओवरऑल खर्चा कितना आता है? ओवरऑल इसका खर्चा 3500 रुपये आता है। बाकी सर्विस का तो मेंटेनेंस का तो वो तो आप ही बता पाओगे, क्योंकि आप ही लेके जाते हो बाइक की सर्विस करवाने के लिए, तो आप बता पाओ। तो दोस्तों, इस बाइक की जितनी भी सर्विसेज हुई हैं उनकी सारी वीडियोस चैनल पे हैं, उस पर क्या क्या काम हुआ है, क्या खर्चा हुआ है, वो सारी हैं, और वो सारी मैंने ही कराई है ताकि आप लोगों के लिए, ताकि वीडियोस बना सकूँ मैं उसके लिए। तो अगर आप वीडियोस में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे सर्विस सेंटर की किस तरह की कंडीशन है, और थोड़ा सा अपर साइड है सर्विस का कॉस्ट कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड या फिर और जो कॉम्पिटिटर है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है। सर्विस का जो कॉस्ट है, चार्जेस हैं, वो थोड़े ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए भी हैं कि होंडा बिग विंग जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। वहाँ पे जो बाइक स्टार्ट होती है वो ही 350 सीसी से होती है, और वहाँ पे 1000 सीसी या फिर उससे भी ऊपर वाली बाइक्स आती हैं, 50 लाख तक की बाइक्स आती हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं और जो सर्विस सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें, उन सबको देखते हुए जो उसका सर्विस का कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादा आप कह सकते हो, लेकिन मैं उसको कहूँगा रीज़नेबल है। तो भाई, अच्छाई तो आपने काफ़ी सारी बता दी, अब कोई कमी इसके अंदर कोई हो, मतलब प्रोज एंड, मतलब आपने काफ़ी सारे अच्छे प्लस पॉइंट बता दिए, कोई नेगेटिव चीज़ इसके अंदर बताओ कुछ अगर है तो। नेगेटिव चीज़ है थोड़ी, जो इतना इशू है नहीं, बट उसका भी कि ना चैन सेट जो है इसमें से आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आती रहती है बस। और वो भी शायद इसलिए आती होगी कि मेरी बाइक खुले में रहती है, बरसात वगैरह जो पानी है उसके चैन सेट में जो लगता होगा, मतलब आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सूखेपन होने के कारण शायद वो चैन सेट में से आवाज़ आती होगी, और फिर मैंने ध्यान दिया नहीं। उसके अलावा कोई कमी आपको लगी उसके अंदर कभी, किसी और चीज़ में, चलाने में, किसी भी चीज़ में? नहीं, ऐसी कोई कमी मेरे को लगी नहीं, क्योंकि ये बाइक मेरे लिए कंफर्ट है, बिल्कुल आरामदायक, और मैं संतुष्ट हूँ। पैसे वसूल चीज़ है ये। पैसे वसूल चीज़। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे, किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको रिलैक्स्ड राइडिंग पसंद है, आपको परफॉर्मेंस इंजन नहीं चाहिए, आपको रिलैक्स राइडिंग करनी है, रिलैक्स टूरिंग करनी है, क्रूजिंग वाला कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, तो आप ये वाली बाइक ले सकते हो। और रिफाइनमेंट जैसे बताया वीडियो में, रिफाइनमेंट इसकी अच्छी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल फिट एंड फिनिश इसकी अच्छी है, तो पैसा वसूल चीज़ है। सर्विस का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड, और किसको रॉयल एनफील्ड लेनी चाहिए, किसको ये नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके आसपास होंडा बिग विंग नहीं है तो रॉयल एनफील्ड आप डेफिनेटली ले सकते हो, या फिर अगर आपको बुलेट ही पसंद है, मीटियोर ही पसंद है, तो आप वो बाइक भी ले सकते हो। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, प्लस एंड माइनस की अगर बात करें तो आप डेफिनेटली वो वाली बाइक ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। और इस चैनल पे आपको और कौन कौन से रिव्यू देखने हैं, किस बाइक के या किस गाड़ी के रिव्यू देखने हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।